चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रहा उत्तराखंड में सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका है। दरअसल उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले को काले झंडे दिखाकर विरोध करना शुरू किया। साथ ही पहले गोपेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट के काफिले के खिलाफ कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए और जमकर प्रदर्शन किया। अब इसके बाद दोनों दलों के बीच बयानबाजी तूल पकड़ने लगी है। रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन के क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी के गंगोरी क्षेत्र में मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी रोककर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जोशी ने धराली क्षेत्र में भारी आपदा के बाद भी प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब जनता को समस्याएं हैं तो सरकार के उच्च पदाधिकारी मेलों और कार्यक्रमों में भाग लेने आते हैं, लेकिन प्रशासनिक और विकास के मुद्दों पर तुच्छ रवैया अपना रहे हैं। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी और विरोध के क्षणों में तनाव भी देखने को मिला। चमोली के गोपेश्वर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध किया। खेल मैदान तक भट्ट के काफिले के निकलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और भट्ट गो बैक जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हल्की झड़प भी हुई और कुछ गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आई। देखिए, भाजपा पहले अपने गिरबान में झांके ना, भाजपा के लोग काले झंडे नहीं दिखाते थे कांग्रेस के नेताओं को और मंत्रियों को। ये अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अगर काले झंडे दिखा रहा है तो ये समझने की क्या वजह है। गणेश जोशी का जहाँ तक सवाल है, देखिए जो काले झंडे उन्हें दिखाए गए वो पूछ रहे थे ना कि धराली में जब आपदा आई थी तब आप कहाँ थे, और आज तक आपने धराली आपदा के किसी भी पीड़ित को कोई भी मुआवजा नहीं दिया। तो ये तो जो सवाल जनता का है, जो बुनियादी सवाल है, उसके लिए काले झंडे दिखाए जाएंगे, निश्चित तौर पर दिखाए जाएंगे। महेंद्र भट्ट जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महेंद्र भट्ट जी, आप ये बताइए, जब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप उनको बोलते हैं कि भाई इन्हें काले झंडे मत दिखाइए। आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी के खिलाफ यहाँ पर जो है अपने कार्यालय के बाहर उन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो है पुतले जलाए। तो आपने बोला उनको कि अंकिता भंडारी किसके पुतले जलाए? आपने हमारे पुतले जलाए कांग्रेस के, या अंकिता भंडारी के खिलाफ थे आप? बीजेपी ने काले झंडों के विरोध के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा का कहना है कि राज्य में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जैसे जन आग्रह अभियानों को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। भाजपा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन कार्यक्रमों में व्यवधान डालना, नेताओं का मार्ग रोकना और काले झंडे दिखाने जैसे आंदोलनों को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। भाजपा का ये भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि सरकार विकास के कार्यक्रम चला रही है और जनता इसका स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी राजनीतिक रंग ढाल रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और जन जन की सरकार, जनता जन जन के द्वार करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस बौखलाहट में है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने करीब अभी जन जन के द्वार वाले कार्यक्रम में आम जनता ने प्रतिभाग किया है। उस कारण कांग्रेस कहीं न कहीं बौखलाहट में है और इस तरह से हमारे नेताओं के, माननीय मंत्रीगणों का वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना और रास्ता रोक करके माननीय मंत्रीगणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोक कर विरोध करना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक तरह से प्रदेश में अराजकता फैला करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का पक्ष है कि जब अंकिता हत्याकांड और किसान आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों पर सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही, तब सक्रिय विरोध और प्रदर्शन जनता तक उनकी बात पहुंचाने का एक तरीका है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका यही है कि जनहित में सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि शासन की प्राथमिकताएं विकास के बजाय भटक रही हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में आम जनता की आशाएं अधूरी रह गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये विरोध प्रदर्शन आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों के करीब आने पर और बढ़ सकता है। दोनों ही पार्टियों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और सियासी रणनीतियां तेजी से आकार ले रही हैं।
विपक्ष की गतिविधियों और सरकार के जनसंवाद कार्यक्रमों के बीच सबकी नजरें अगले राजनीतिक मोड़ पर लगी हैं। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल दिल्ली का दौरा था और जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी अगवानी करने के लिए तमाम दिग्गज मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में नितिन नवीन ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसके मौके पर न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी उपस्थिति देखने को मिल पाई थी। अगली खबर, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड की रजत जयंती और नैनीताल लोक भवन के 125 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति के आगमन पर आधारित 2 कॉफी टेबल बुक भेंट की है। साथ ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उत्तराखंड द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और राज्य की प्रगति पर भी चर्चा की है। अगली खबर, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए आगामी 27 जनवरी को 1 साल पूरा होने जा रहा है। अब महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में समता कायम करने के साथ ही यूसीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के रूप में रहा है। और यही कारण है कि यूसीसी लागू होने के 1 साल से कम समय में 4,74,447 शादियों का पंजीकरण हो चुका है। अब पति पत्नी कहां से भी ऑनलाइन तरीके से विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं। पहले उन्हें 2 गवाहों के साथ तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि धामी सरकार ने संकल्प पत्र का 90% वादा पूरा कर दिया है। सुरेश जोशी ने कहा है कि देश और उत्तराखंड में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उनके कार्य जनता के समक्ष है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि 25 वर्ष का उत्तराखंड अभी होने जा रहा है, तो 25 वर्ष के उत्तराखंड में किस किस सरकारों ने कितना काम किया। कांग्रेस को भी टाइम मिला है, भारतीय जनता पार्टी को भी टाइम मिला है, लेकिन अगर आप पूरे उत्तराखंड के विकास को देखेंगे तो 2014 के बाद जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई है, तब से उत्तराखंड का कायाकल्प होना शुरू हुआ है। और जो ये सरकार चल रही है वर्तमान में, 4 वर्ष इसको होने जा रहे हैं, इस सरकार ने जो 4 वर्ष पहले जिन विषयों को जनता के सामने रखा था और जिस संकल्प पत्र को हम लेके गए थे, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी कार्य योजनाओं में हमने 90% काम धामी जी की सरकार ने पूरा किया है। अब खबर लक्सर से है, जहां पर दायित्वधारी राज्य मंत्री श्यावीर सैनी ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को लेकर गंभीर है, चाहे गन्ना मूल्य का मामला हो या फिर दूसरी फसलों के प्राइस का। सरकार का मकसद किसानों की आय को दोगुना करना और उनके हितों को सुरक्षित रखना है। दायित्वधारी राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी हमारे साथ हैं। किसानों को लेकर के सरकार की योजनाएं क्या हैं और गन्ने जो सबसे महत्वपूर्ण किसान की फसल है, उसे लेकर सरकार की अब क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से सरकार ने इस बार गन्ना मूल्य थोड़ा देर से तो किया, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा किया है और थोड़ी और अगर इसमें और बढ़ोतरी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप किस तरह देखते हैं? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के प्रति सरकार बहुत सचेत है और गन्ने का भुगतान पहले भी हमने उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दिया था। इस साल भी वहाँ 370 था, हमारे यहाँ 400 पार कर दिया है, 30 रुपये क्विंटल बढ़ा कर दिया है। और हमारे जो किसान हैं उनकी पूरी तरह से चिंता सरकार कर रही है। हमारी फैक्ट्री में गन्ना ठीक आ रहा है, थोड़ा गन्ने का उत्पादन जरूर इस साल कम है, बीमारी रही है, बारिश का दबाव रहा है, लेकिन मिल अच्छा गन्ना खरीद रही हैं और समय पर भुगतान कर रही हैं। और हमारी पूरी तरह से सरकार, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों की जो समस्याएं हैं, सबके लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने गन्ना मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का आभारी हूं
पूरी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश से पहले भी ज़्यादा दिया था, इस साल भी हमें गन्ने का भुगतान ज़्यादा दिया है। साथ ही साथ अपने माननीय जो पहले जो मनरेगा था, उसका नाम जो पहले 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, अब केंद्र सरकार ने इसको जो विकसित भारत और रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण जो चलाया है, मैं केंद्र सरकार का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने उस 100 दिन से के बजाय 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी है। तो ये थे दायित्वधारी राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जी राम जी बिल का विरोध भले ही कांग्रेस कर रही हो, क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल एक ही काम करना, जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए लागू करती है उसका विरोध करना। उन्होंने सिर्फ यही ठान रखी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस प्रकार सरकार ने किसानों के हित में काम किया है, वो चाहे गन्ना मूल्य हो या दूसरी फसलों के प्राइस हो, उन्हें बढ़ाने का काम किया है, तो आने वाले 2027 के चुनाव में भी इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। वो कह रहे हैं कि पूरे ही देश में कहीं ना कहीं जनता ने मोदी जी के विजन को स्वीकार कर लिया है और उसी आधार पर वो भाजपा को वोट करती जा रही है। उत्तराखंड में भी इस बार फिर भाजपा जीतेगी, ये इनका दावा। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में किस करवट ऊंट बैठेगा और कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। अब बात करेंगे किच्चा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे और रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 से पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर 3 नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। ये घटना रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में घटित हुई, जहां सौरभ बेहड़ पुलिस चौकी की ओर जा ही रहे थे। हमलावरों ने बाइक पर सवार होकर लाठी और रॉड से उन पर हमला कर दिया, जिससे सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ हमेशा खड़ी है। किसी भी प्रकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार इसमें कहीं भी नम्रता नहीं बरतती है और कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर भी, क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कुकृत्य करने वाले अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को पैसा फरवरी के पहले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद ये बड़ी बात कही। कि आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 जो हैं वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है। अगली खबर, जहां आगामी अर्धकुंभ मेले को लेकर रेल प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के रेलवे स्टेशन पर कुंभ के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन स्टेशनों पर बेहतर व्यवस्था बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। इस संबंध में मुरादाबाद मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने हरिद्वार, ऋषिकेश, योगनगरी और देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सुबह से हमारी टीम और हम सब हरिद्वार, ऋषिकेश, योगनगरी ऋषिकेश और रास्ते में हर्रावाला इत्यादि सभी स्टेशंस का निरीक्षण करते हुए आए हैं। लाइन का सुचारू रूप से संचालन, संरक्षण और सभी रूटीन मैटर्स का निरीक्षण करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवस्थाएं तो उचित हैं, उपयुक्त भी हैं, लेकिन अर्धकुंभ की भीड़ को देखते हुए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरियाज इत्यादि में होल्डिंग एरियाज के लिए कुछ हम लोग को बढ़ा चढ़ा कर व्यवस्था करनी पड़ेगी। वापस लौटकर हेडक्वार्टर इसी की चर्चा करेंगे।
वहीं रुद्रप्रयाग के जिला प्रशासन और नगर पंचायत अगस्त मुनि के संयुक्त प्रयासों से निर्मित गौधाम यानी गौ सेवा भवन का विधिवत लोकार्पण और नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त मुनि राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी और जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग प्रदीप जैन ने संयुक्त रूप से किया। ये पहल क्षेत्र में निराश्रित गौवंशों के संरक्षण और सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। खेल मैदान अगस्त मुनि के समीप निर्मित निराश्रित गौवंशशाला का लोकार्पण विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर गौ पूजन और गौ माता को भोग अर्पित भी किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले करीबन 3-4 सालों से लगातार रुद्रप्रयाग जनपद के भीतर, पहले नगर पालिका क्षेत्र रुद्रप्रयाग में हमने करीबन कह सकते हैं कि लगातार संघर्ष किया। जो निराश्रित गौवंश सड़कों में थी उनका ट्रीटमेंट भी किया। अब जाके रुद्रप्रयाग जनपद के भीतर जो रैतोली में है वहाँ पे हमने 30 गाय रखी है। इसके अलावा पड़ोसों में 50 गाय है, तो 80 गाय हमारे पहले से ही निराश्रित जो गौवंश है उनको हम संरक्षण दे सके। डीएम सामने क्लियर कर दिया, उसमें जो है हमारी 50 गायों का है, ये हमारी जो है 53 गायों का है और वो 50 गायों का है, और उसमें हमको खनन न्यास से जो है 27 लाख रुपया मिलना है। तो 20 लाख रुपया उसमें जो है पहले जो है केयर टेकर के लिए जो है रूम बना हुआ है, और उसमें जो है 27 लाख रुपया हमको खनन न्यास से मिलेगा। और अभी डीएम साहब ने आश्वस्त कर दिया कि ये काम जल्दी हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में अक्सर गौवंशों को कई बार तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती, और इसीलिए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग का प्रयास है कि हमारे जनपद के जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे तिलवाड़ा हो, चाहे अगस्त्य मुनि हो, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, सभी नगरीय क्षेत्रों में गौवंशों के लिए पर्याप्त कैपेसिटी और रहने की अच्छी व्यवस्था सरकारी गौशाला। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अब तय होगी। आपको बता दें 23 जनवरी की वो तारीख जब टिहरी राज दरबार में तिथि को तय किया जाएगा। तो बड़ी खबर, आगामी चारधाम को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में शुभ मुहूर्त देखा जाएगा जब चारधाम यात्रा को लेकर आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट सबसे पहले खुलते हैं, और बद्रीधाम के जो कपाट है उसके खुलने की जो तिथि है उसे तय किया जाएगा। और 23 जनवरी की वो तारीख होगी जब टिहरी राज दरबार में तिथि को तय किया जाएगा। वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ संयोग यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। देहरादून में नर्सिंग बेरोजगारों ने वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया है। पुलिस ने उन्हें हाथीबड़ कला के पास रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने वही प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई है तो वो सामूहिक मुंडन करेंगे। उनकी मुख्य मांगों में वर्तमान भर्ती रद्द कर वर्षवार प्रक्रिया अपनाना और उत्तराखंड मूल निवासियों को प्राथमिकता देना शामिल है। साथ ही अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच ने सीएम आवास कूच किया और सामूहिक मुंडन का ऐलान भी किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर हाथीबड़ कला चौकी के पास सभी को रोक दिया। नर्सिंग अधिकारियों की मांग है कि उन्हें सीनियरिटी के आधार पर वर्षवार भर्ती की जाए। नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवीन कुंडीर और महिला नर्सिंग अधिकारी सपना राठौर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। को लेकर आज नर्सिंग एकता मंच सीएम आवास कूच ले निकला था और उन्होंने सामूहिक मुंडन का मन बनाया था। हालांकि उनका एक डेलीगेशन जो है तमाम जो मंत्री हैं और डीजी हेल्थ है उनसे मिलने गए हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से उठ जाइए क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिगड़ रही है कहीं ना कहीं। लेकिन जो तमाम जो नर्सिंग अधिकारी है एकता मंच के वो उठने को राजी नहीं है। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको जबरन उठाया जा रहा है और गाड़ी में डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी बिगड़ती जा रही है। और उनसे ये कहा गया है कि आपका एक डेलीगेशन जो है वो मिलने गया है, तो ऐसे में आप उठ जाइए। अगर आपकी मांग नहीं मान जाती है तो आप फिर से जो है धरने पर बैठ सकते हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं एक नर्सिंग एकता मंच के वो उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मन बनाया है कि सामूहिक मुंडन जो है वो होगा। कुछ लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं। आपको यहाँ से उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ना हमारी कोई बहनें उठेंगी ना हम उठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपका डेलीगेशन मिलने गया है ना? हाँ भी गए हैं। हमें चाहते हैं कि जब तक वो आ जाए तब तक हमें बैठने दीजिए, उसके बाद में हम खुद सहयोग करेंगे। इन लोगों का हम खुद सहयोग करेंगे, हम यहाँ से उठ जाएंगे। हम ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले बात तो हो जाने दीजिए कि कम जिस पर्पज से हम लोग आए यहाँ पर कम से बात तो जाए हमारी कि क्या रहा है क्या नहीं है। तो मैम तब तक हम लोग ये बैठ रहे हैं जब तक हमें ये हमारा पॉजिटिव उसमें नहीं आता।
बिल्कुल, देखिए तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरों में किस तरीके से जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो महिला जो सदस्य हैं नर्सिंग एकता मंच की, उनको जो है यहाँ से जबरन उठा रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं उठने को, क्योंकि मांग यही है कि वर्षवार जो भर्ती है वो किए जाए, जो पहले पुराने जो तमाम लोग हैं उनको भर्ती किया जाए, और उसके बाद जो है वो जो नए आ रहे हैं नर्सिंग स्टाफ, उनको जो है भर्ती किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे अन्याय होगा। और इसी मांग को लेकर यहाँ बैठे थे, हाथी बड़कला चौकी के पास उनको रोका बैरिकेड लगा के, और हमको यहाँ से उठाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आपका डेलीगेशन मिलने गया है, उनको अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप फिर से जो है धरने पर बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, देखिए यहाँ बच्चा भी जो है साथ में आया है अपनी मम्मी के साथ, बच्चे को भी लेके पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि परिवार का सवाल है, इनका कहना है कि हमारे भरण पोषण कैसे होगा, हम इतने सालों से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कोरोना काल में जिस तरीके से हम पर फूलों की वर्षा की गई, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे साथ सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र सरकार का है। बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आप देखें किस तरीके की धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जबरन गाड़ी में बैठाया जा रहा है और धरने से उठवाया जा रहा है कि अब यहाँ से उठ जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित होती है, और ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पीछे ट्रैफिक जो है वो पूरा रोका हुआ है, और इन्हीं को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखना ये होगा कि आखिरकार जो उनका डेलीगेशन मिलने गया है वहाँ से क्या कुछ निकल के सामने आता है, जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाती है कि नहीं। फिलहाल जो है यहाँ से पुलिसकर्मी उनको उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर आज नर्सिंग एकता मंच ने सीएम आवास कूच का मन बनाया, और उन्हें पुलिसकर्मियों ने हाथी बटला चौकी के पास जो है बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगी। यहाँ पर तमाम जो नर्सिंग एकता मंच के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और सीएम आवास कूच के लिए यहाँ निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर हाथी बटला चौकी के पास उन्हें रोक लिया है। लेकिन वो डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें वर्षवार भर्ती प्रक्रिया उसमें शामिल किया जाए, और जब तक उनको इसमें भर्ती नहीं किया जाएगा वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।